रिलेटेड हमने टॉपिक डिस्कस किया था। डायरेक्शंस क्या होती है, कौन सी राशि रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शंस को। रूलिंग प्लैनेट्स भी हमने देखे थे कि कौन है वो रूलिंग प्लैनेट्स जो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ प्रैक्टिकल भी किया था, पर फिर से हम उस चीज़ पे आएंगे ज़रूर। पर आज कुछ चीज़ हम देखेंगे जो हमने छोड़ा था, एक एनालिसिस करना है आज। ठीक है, और कोई कुंडली अगर आपके पास होगी तो उसको भी हम देखेंगे। 1 मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सॉरी, एक चार्ट देखते हैं 1 मिनट। उसके डिटेल्स इसमें नहीं है, मैं उसके डिटेल स्क्रीनशॉट भी जो बाद में ग्रुप में डाल दूंगा। ओम गुरु गुरुजी। ओम गुरु हरे कृष्ण। ओम गुरु। डेट ऑफ बर्थ 16 अगस्त 1972। मॉर्निंग 10, भागलपुर, बिहार। ठीक है, ये मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ ताकि आप इसे देख पाए। ओम गुरु सर। हरे कृष्णा। ओके, 21 दिसंबर 2016 लिखा है ये। भागलपुर। ओके, वी वांट टू सेव द चार्ट। ओके, मेरे बहुत सारे डेटाज और डिटेल्स, मैंने कहा जैसे कि सॉफ्टवेयर करप्ट होने की वजह से, सॉरी लैपटॉप करप्ट होने की वजह से सब उड़ गए। पर ये मुझे मिला जो मेरे डीवीडी कोर्स के अंदर था, उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये 2016 की बात है। 2016 नवंबर मंथ में इंडिया में, आपको पता होगा कि करेंसी बैन हो गई थी, नोटबंदी। तो ये उसके पहले इसने मेरे से एक कंसल्टेंसी कराई थी। इसको एक मकान लेना था, इसको घर लेना था। बट इसका नाम जो था ना वो सिविल में था। अब जब नाम किसी का सिविल में होता है तो हाउसिंग लोन मिलना या लोन मिलना थोड़ा दिक्कत दिक्कत का काम है। और इनके जो ख्याल थे वो बहुत आसमान छू रहे थे। तो उसने, वो पहचान वाला था, मतलब जस्ट लाइक फ्रेंड। उसने सोचा कि चलो भैया विशाल से कंसल्टेंसी या कंसल्टेंट विशाल है तो उसको पूछ लेते हैं क्या कोई ऐसी चांस है, क्या कोई घर मेरा मकान वगैरह बन सकता है। तो इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, किस तरह से 1 बाय 1 सारी चीजों को समझना है, दिमाग में बिठाना है, किस प्रोसेस से मैं देख रहा हूँ। और आपको भी वो प्रोसेस ध्यान में रखना है, क्योंकि कल और उसके पहले वाले क्लास में मैंने ये बात को आपको बताया था कि ट्रांजिट का रोल है, बट ट्रांजिट ही सब कुछ नहीं है। तो ट्रांजिट को हम कैसे कंसीडर करें, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। पूरा ध्यान यहाँ पर रखिएगा। क्या कोई है जो मुझे यहाँ पर हेल्प करे? पहले तो हमने प्रॉपर्टी परचेस प्रॉमिस है या नहीं वो भी देखना है। कौन हेल्प करेगा एनालिसिस करने में? चलिए, फोर्थ कस्पल सबलोड को मैं देखूंगा, राइट? तो हु इज द फोर्थ कस्पल सबलोड? जुपिटर। राइट, जुपिटर आया। सीधा हम किसके पास चले जाएंगे? जुपिटर के पास। जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है?
केतु, और सब लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स। और जब राहु केतु आता है तो हम पे टेंशन बढ़ जाता है। कैसे टेंशन बढ़ जाता है? क्योंकि जब भी राहु केतु आता है तो हमने देखना पड़ेगा कि भैया केतु है यहाँ पर तो उसका किसके साथ कंजंक्शन है। देखो सन इन मरकरी के साथ केतु भाई साहब किसकी राशि में बैठा है? तो केतु इज इन द साइन ऑफ मून। केतु किसके नक्षत्र में है? तो केतु इज इन द नक्षत्र ऑफ जुपिटर। तो ये सारी चीजों को आपको देखना है। और फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? द फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर इज द मार्स। व्हाई? बिकॉज द जुपिटर का सबलोड जो है वो मार्स है, वो मार्स है। सो जुपिटर केतु मार्स शो कैपी सिग्निफिकेटर पे जाना है। क्लिक किया हमने। सबसे पहले पूछेंगे जुपिटर, तो जुपिटर व्हाट जुपिटर इज सिग्निफाइंग? जुपिटर इज सिग्निफाइंग 10, 3, 4 एंड 7। हमें क्या देखना है? फोर्थ कस्पल सबलोड शुड सिग्निफाइंग 4 और 11 और 12। जुपिटर 4 सिग्निफिकेशन दे रहा है। ठीक है। अब केतु का पूरा देखना चाहे तो हम देख सकते हैं, क्योंकि हमको जितना डिटेल में जाना हो तो हम जा सकते हैं। बट यहाँ पर केतु का हमें 3 भी दिख रहा है और 4 भी दिख रहा है। इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, तो हम सीधा फोकस पे आए तो हमें दिखाई देगा 3 और 4। तो आप क्या कहोगे कि फोर्थ कस्पल सबलोड जुपिटर, जुपिटर फोर्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, मतलब जुपिटर चाहता है कि प्रॉपर्टी मिले। केतु क्या कह रहा है? केतु कह रहा है कि मैं 3 भी दे रहा हूं, मैं 4 भी दे रहा हूं। तो केतु नरोवा कुंजरोवा, मतलब हाँ भी बोल रहा है और ना भी बोल रहा है। मतलब ना तो हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, या हाँ भी बोल रहा है या ना भी बोल रहा है। ठीक है, बात सुनिएगा ध्यान से। जुपिटर जो है, पूरा फोकस करिएगा, केतु जुपिटर के स्टार में है और फोर्थ कस्पल सबलोड कौन है? जुपिटर। तो ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब कंसन कस्पल सबलोड का स्टार लोड उससे कनेक्टेड हो तो 4 का वाइब्रेशन थोड़ा सा हमें मिलेगा जरूर। मतलब जुपिटर का स्टार लोड केतु है, केतु का स्टार लोड जुपिटर है, मतलब 4 का तो वाइब्रेशंस वहां जरूर होगा। आगे फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? मार्स। व्हाट मार्स इज सिग्निफाइंग? मार्स इज सिग्निफाइंग 11 एज वेल एज 3। मतलब आपको यहाँ पर एक बात तो साफ समझ में आ जाएगी कि सर प्रॉपर्टी परचेस्ड प्रॉमिस्ड है पर आसान नहीं है। व्हाई? बिकॉज जुपिटर इज सिग्निफाइंग 4 थ्रू केतु, 4 एंड 3, और उसका सबलोड क्या दे रहा है? 11 प्लस 3। मतलब है बट आसान नहीं होगा। और देखिए इसी वजह से आप समझने की कोशिश करिए। 2016 में ये क्वेरी मेरे सामने आई थी, सुनिएगा। 1972 का अगर किसी का बॉर्न है और अगर वो 2016 में मेरे पास आके पूछते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी होगी कि नहीं, तो इससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि प्रॉपर्टी परचेस इनके लिए इस लाइफ में आसान नहीं थी। और अभी तो वो 50 ईयर्स ओल्ड हो गए, 50 साल पूरा हो गया। तो ये 5-6 साल पुरानी बात है, मतलब 44-45 की एज में पहली प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए आए। मतलब ये आसान नहीं थी। मतलब प्रॉपर्टी परचेस प्रॉमिस्ड है, बट आपको समझ में आ गया रहेगा। अब देखिए सामने वाला सवाल पूछे कि प्रॉपर्टी कहाँ सर हो। सैटर्न की एस्पेक्ट हुई है। बिल्कुल, आप कहाँ पर? थर्ड एस्पेक्ट सैटर्न की केतु पर है, तो हम सैटर्न को भी कंसीडर करें। तो अगर हम सैटर्न को कंसीडर करेंगे तो सैटर्न से भी हमें 11-3 मिलेगा और 11+3 मिलेगा। तो हमने इन शॉर्ट क्या देखा? हमने इन शॉर्ट देखा कि 4, 3 एंड 11 ये 3 हाउसेस बहुत प्रीडोमिनेंटली आ रहे हैं, 3, 4 एंड 11। एक और एक चीज मजे की, आप ध्यान से देखिएगा तो केतु के साथ सन का कंजंक्शन है। देखो केतु और सन का कंजंक्शन है, और जरा शो के भी सिग्निफिकेटर पे जाइए तो सन जो है वो 12th हाउस का सिग्निफिकेटर है। तो आप तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन पूरा समझ के लेंगे। क्या कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आएगा कि 4, 11, 12 तो है, बट साथ में 3 भी है।
अब आप कहोगे सर ये 10 का कुछ रोल है क्या, ये हाउस नंबर 10 जो आया है क्या उसका कोई रोल है? तो चलो मैं इस चीज को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मार्कर क्या हाउस नंबर 10 का कोई सिग्निफिकेशंस? पूरा फोकस यहाँ करिएगा। प्रॉपर्टी के लिए हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 11 एंड हाउस नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस फोर्थ हाउस को निगेट करता है, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनिएगा, ये हम है, ठीक है, ये ऑपोजिट पार्टी जिसके साथ हमारी डीलिंग है। अच्छा, जब आप घर खरीदते हो तो क्या अकेले खरीदोगे? किसी से खरीदोगे ना, तो आप जिससे खरीदने वाले हो वो ऑपोजिट पार्टी है रही। 1 2 3 4, फोर्थ हाउस मतलब पोजीशन, पोजीशन। ये ऑपोजिट पार्टी 1 2 3 4, 10th हाउस मतलब उसका पोजीशन। मतलब अगर फोर्थ कस्पल सबलोड, मैं फोर्थ कस्पल सबलोड की नॉर्मल बात कर रहा हूँ, बाकी भी बात करूँ, कभी मैं इसको एनालिसिस में लूंगा। 4 + 11 + 12 प्लस अगर 9 दे देना, और क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमने एक नया मकान लिया है, बिल्डर हमें कब पोजीशन देगा? ये आज सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, बिल्डर कब पोजीशन देगा? तो जिससे मकान लिया है वो हमें कब पोजीशन देगी? तो पोजीशन कब मिलेगा? अपोजिट पार्टी 1 2 3 4, 10th हाउस मतलब पोजीशन। ऑब्वियसली 10 को निगेट कौन करेगा? 9th हाउस आएगा तो पोजीशन मिलेगा। क्योंकि इस लेडी की कुंडली में फोर्थ कस्पल सबलोड सिग्निफाइंग 4 + 11 + 12 प्लस अगर आपने देखा होगा तो 3 + 10 भी आ रहा है। तो इसका मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि प्रॉपर्टी परचेज करना इतना आसान, सरल कहते हैं ना, ईज नहीं होगा, इतना इजी नहीं होगा। इसीलिए तो जब 1972 का बोर्न है और 2016 में पहली प्रॉपर्टी परचेस करने की बात हो रही है, मतलब वो हस्बैंड वाइफ इतने सालों से वो सिर्फ किराए पे रहते थे, तब उनको लगा कि बच्चे बड़े हो गए हैं और अब खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब जाके इतने लेट उनके पास वाइब्रेशंस आए कि हमारे पास। अब देखिए, अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो 1972 अगर हम उसको कंसीडर करें और 2016 की बात करें तो 44 इयर्स की एज में लोन, हाउसिंग लोन मिलना एंड ऑल, ये आसान बात नहीं होता है। मतलब होता है बट 15 साल में वो लोन रिपे करना एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और ये हाउस वाइफ थे, ये हाउस वाइफ थे, ये फीमेल, ये नौकरी या बिजनेस या कुछ पेशा नहीं था। और हस्बैंड जो था वो, मैंने कहा कि उसका बाबूराव गणपतराव आप्टे हो गया था, सिविल में नाम था। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम किस तरह से समझे? तो आपको प्रॉमिस को समझ में आ गया कि प्रॉमिस है बट कमजोर सा प्रॉमिस, प्रॉमिस आसान नहीं है। इज इट क्लियर? ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी परचेस आसान नहीं है। क्वेश्चन आपको कभी कभार ये भी आ सकता है कि मैंने नया मकान लिया है, बिल्डर मुझे कब पोजीशन देगा? बिल्डर पोजीशन दे नहीं रहा है, तो फोर्थ कस्पल सबलोड शुड सिग्निफाइंग फोर्थ हाउस आपका पोजीशन, 9th हाउस उसका पोजीशन उसके हाथ से जाना चाहिए, और 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। 4 9 11 अगर आता है तो फिर बहुत आसान हो जाता है कहने के लिए कि भैया ये पर्टिकुलर दिशा में या पुख्ती में आपको पोजीशन मिलेगा। और बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये होता है, जब नया मकान लेते हैं ना तब बिल्डर कहता है कि दिवाली में पोजीशन मिलेगा, फिर दिवाली आ गई, लेट हो गया तो कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद पोजीशन मिलेगा, फिर मकर संक्रांति के बाद बोलते हैं कि रामनवमी के बाद पोजीशन कंफर्म मिलेगा, रामनवमी के बाद बोलते हैं कि भैया श्रावण महीने में ले लो। तो ऐसा जब घुमाता है तो हमें अंदाजा लग जाता है, क्योंकि शायद हमारी कुंडली ऐसी है इसलिए हम वैसे बिल्डर के पास गए जो 9th हाउस हाईली
एक्टिवेट नहीं था, 10 था। आज भी इसीलिए अगर किसी का 10th हाउस ज्यादा हाईली एक्टिवेट होता है तो हम कहते हैं कि नया मकान ना लीजिए, सामने वाला पोजीशन छोड़ेगा नहीं। कोई चीज आपके हाथ में है, आपके पास है, 4th हाउस आपने कंट्रोल करके रखा है, 4th हाउस आप उसको भोग रहे हो, 4th हाउस। तो 10th हाउस क्या हो गया, सामने वाला। समझ में आ रहा है? अब 10th हाउस अगर किसी का ज्यादा है, आपको लगता है कि 10th हाउस बहुत प्रीडोमिनेंटली आ रहा है, तो हम उसको एज ए उपाय भी हम बता सकते हैं कि 7th हाउस स्पाउस का हाउस है तो वो उसका 4th हाउस बन जाएगा। यहाँ मुझे 10th हाउस से ज्यादा टेंशन नहीं लग रहा है। व्हाई? क्योंकि प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे लेनी है, पर मेरा जो क्लाइंट है वो तो मेरा फ्रेंड है जो खुद उसको भोगने वाला है। तो 10th हाउस मतलब मिस्टर कमल, 1 2 3 4। मुझे ज्यादा इस बात का इशू नहीं था। इशू ये था 3rd हाउस मतलब पोजेशन या प्रॉपर्टी का सुख आसान सरल नहीं है। और अब जब हमें पता चल गया है कि ये चीजें प्रॉमिस है, 4th कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है, केतु का स्टार है, मार्स सबलॉर्ड है, तो आपको यहाँ से तो ये बात तो समझ में आ जाएगी। जुपिटर है मतलब आप कहोगे कि भैया इसके घर के आसपास क्या हो सकता है, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज। केतु ना फ्लैग बताता है, तो कोई ऐसा टेम्पल जिसके ऊपर बड़ा सा फ्लैग घूम रहा हो, केतु फ्लैग भी बताता है। मार्स है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आसपास मार्स और सैटर्न है तो हम दूसरा एक ये भी बोल सकते हैं कि आसपास कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, या मार्स है तो आसपास कुछ बंगलो सोसाइटी जो लैंड से कनेक्टेड हो, पुलिस स्टेशन हो, ठीक है, फायर ब्रिगेड ऑफिसेस हो, ये भी बोल सकते हैं। पर वो कुछ नहीं है, यहाँ पर उसके घर के आसपास टेम्पल है, एक सिद्धि विनायक जी का टेम्पल है, उसके बराबर ऊपर एक बड़ा सा लाल फ्लैग, हमेशा बहुत बड़ा फ्लैग है, स्कूल और कॉलेजेस तो उसके आसपास है। सो ये बात भी कंफर्म है कि हमें इतना अंदाजा तो लग जाता है। अब सवाल ये है कि किस दशा भुक्ति में ये काम होगा। अब उस दशा भुक्ति का एनालिसिस करना है। बंदा मेरे पास आया कब था, अक्टूबर 2016। ना मुझे पता था, ना उसको पता था, ना आपको पता था कि नोटबंदी होने वाली है, ठीक है। दूसरी एक बात, मैंने एक बात ऑलवेज बताई थी कि प्रॉपर्टी परचेस को प्रॉमिस देखने के बाद खुश नहीं होना है, आपको देखना है क्या लोन प्रॉमिस है या नहीं है। अगर लोन प्रॉमिस नहीं है और आदमी कहता है कि मैं प्रॉपर्टी परचेस करूंगा या करूंगी, तो फिर आप क्या आंसर देंगे? आपको ये तो देखना पड़ेगा क्योंकि आज प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। ऐसे तो होगा नहीं मकान, आप अगर ऐसा कोई है आपके पास बहुत सारा पैसा है तो भी, अगर आपके पास पैसा है तो भी आपका जो एक्सपेक्टेशन होगा प्रॉपर्टी का वो बढ़ जाएगा, तो भी आप किसी से पैसा लेके ही प्रॉपर्टी बसाएंगे। क्योंकि ये एक ट्रूथ है कि प्रॉपर्टी लेने के वक्त लोन लेना पड़ता है या आसपास से कहीं ना कहीं पर कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू चेक 6 कस्पल सबलॉर्ड, एज ये हाउस वाइफ है तो ये देखना भी जरूरी है क्या इसको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बैंक से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी से कुछ लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब ये चीज को एक बार देखते हैं, क्योंकि मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब भी आप किसी की प्रॉपर्टी परचेस की बात करें तो दशा भुक्ति में 4, 11, 12 ये तो आना चाहिए, 6 भी हो तो बढ़िया है बिकॉज लोन है। 2 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर 8 की बात करें तो मल्टीपल लोन्स। आप सोचिए आपने कभी मकान लिया हो या किसी को मकान लेते हुए देखा होगा ना, तो वो एक सोर्स से पैसा नहीं, किसी से पैसा नहीं लेगा, वो सोर्सेस से पैसा उठाता है। मतलब बैंक से लिया, भाई शाय, फलाना, फ्रेंड्स, जुगाड़ करता है। दैट इज 8th हाउस। 6th हाउस लोन, 8th हाउस मल्टीपल लोन्स, 12th हाउस आपका इन्वेस्टमेंट्स,
12th हाउस आपका डाउन पेमेंट, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, टैक्सेस। 11th हाउस आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आपका गोल था प्रॉपर्टी खरीदना। एंड 4th हाउस पोजेशन ऑफ हैप्पीनेस या पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये सब कुछ अगर दशाभुक्ति अंतरा में चले तो उस दशाभुक्ति में प्रॉपर्टी परचेस या प्रॉपर्टी एक्वायर करना आसान हो जाता है। इज इट क्लियर? ये बात को अब हम आगे मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, यस्टरडे भी हमने डायरेक्शंस को देखा था, क्योंकि मुझे ये कराना था पर मैंने सोचा कि कुछ 5-6 लोग आ जाए तो फिर एक्सप्लेनेशन करने में मजा आता है, इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक हमने किया था। उस पर वापस मैं उसको डिस्कस करूंगा। उसको कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। ठीक है, एस्ट्रो वास्तु करके कॉन्सेप्ट है वो। और यूट्यूब पे जितने भी बड़े एस्ट्रो वास्तु के वाले का नाम है ना, वो सबको उन सब ने मेरे से ही सीखा है। तो आप टेंशन ना लीजिएगा, अगर वो मिलियंस में उनके व्यूअर्स है तो समवेयर कहीं ना कहीं पर उनके पीछे मेरा हाथ होगा, तभी जाके उन्होंने इतना किया है। तो हम उस चीज़ पे चले गए, उस चीज़ पे काम करेंगे ज़रूर। ठीक है। और क्योंकि हम एनर्जी वाले, और अगर आप में से किसी ने रेकी फेंग शुई भी किया होगा तो आपको ये बात तो पता होगी कि घर में कोई भी चीज़ कहीं पर भी रखी हो तो उससे प्रॉब्लम या ट्रबल्स हो सकता है। तो वही कुंडली बता देती है कि आपके घर में किस जगह पर कौन सी चीज़ आपने रखी है और कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ रखनी नहीं चाहिए। ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल, ताकि आपको वो एक चीज़ रहे कि हम कभी ना कभी ये चीज़ को सीखेंगे। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर जो है वो कौन सा प्लेनेट सिग्निफाई करता है? कोई तो प्लेनेट होगा जो रेफ्रिजरेटर सिग्निफाई करे। तो रेफ्रिजरेटर जो है ठंडा है, इसलिए ये सैटर्न, शनि। तो आपको देखना ये पड़ेगा कि ये इसको कौन सी दिशा में रखना है। मशीन है तो साथ में मार्स का भी इसमें रोल आता है। आपको अकॉर्डिंगली उसको समझ के डायरेक्शन में रखना पड़ता है। ऐसी कोई भी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में तो नहीं रख सकते रेफ्रिजरेटर। व्हाई? क्योंकि ईस्ट किसका है? सन का है। पर हम कभी किसी की प्रश्न कुंडली खोल के, जैसे कल एक लाइव एग्जांपल देखा था मैंने ही कहा कि चलो मैं ही अपने आप को प्रश्न करता हूँ कि मेरा घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने शिफ्ट किया है, आपको पीछे का बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। तो मैंने जस्ट चेक किया तो नॉर्थ ईस्ट ही निकला। क्योंकि मेरे अंदर वो, मेरे क्यूरियोसिटी क्या थी पता है, कि मुझे आपको बताना था, मुझे आपको शो करना था। एक्चुअली में मैंने चीटिंग की नवग्रहों से, पर मैंने मन में आशा रखी कि मुझे इनको बताना है, प्लीज हेल्प मी, और मुझे चेक करना है कि वाकई में वो नॉर्थ ईस्ट है ही या नहीं। तो अब क्या होता है कि कभी कभार किसी को कोई प्रॉब्लम आया तो हम तो एनर्जी वाले हैं, हम तो ये करते हैं, पर साथ में एनर्जी भी होगी। हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज। अभी से एक एग्जांपल, मैं अभी नॉर्थ फेस करके बैठा हूँ, नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो यहाँ पर मिनिमम चीज रखी है। इस हम क्योंकि जानते हैं, एनर्जी जानते हैं, कोई एनर्जी कोई चीज स्टक ना हो, तो वो हम प्रश्न कुंडली से हम अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, आप कहीं पर किसी के घर पे गए तो सामने वाला बोलेगा अरे बाप रे आपके चरण कहाँ पर है, और प्रश्न कुंडली पर विश्वास उतना होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर से विश्वास हटना नहीं चाहिए। और जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टॉयलेट और ड्रेसिंग टेबल राहु, तो वो कौन सी जगह पे होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन वन बाय वन हम जब टॉपिक पे आएंगे तब मैं आपको कराऊंगा। तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये चीज़ को समझने से पहले आपको एस्ट्रोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैंने कहा ना कि मैं प्योर वास्तु को इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। प्योर वास्तु को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। ये प्योर वास्तु अगर चलता तो फिर मैं एस्ट्रोलॉजी और रेकी फेंग शुई करता ही नहीं, या एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनाता, या एस्ट्रो वास्तु के कॉन्सेप्ट को हम चलाते नहीं, सिर्फ केवल वास्तु चलता। तो अब हमने देखना क्या है कि इस मोहतरमा जो है, इस मोहतरमा के 6 कस्बल सब लोग लोन सिग्निफिकेशन बता रहा है या नहीं। हम सारी चीजों को कंसीडर करेंगे अलोंग विद ट्रांजिट। जैसे कल कहा था कि ट्रांजिट को कैसे देखना है, अलोंग विद ट्रांजिट सारी चीजों को देखेंगे।
Got it? पर मैंने एक बात क्या बताई थी, डायरेक्टली कभी ट्रांजिट देखना नहीं है, ट्रांजिट डायरेक्टली देखना नहीं है, ठीक है। चलो तो 6 कस्पल सबलोड का देखते हैं हम क्या सिचुएशन है। जागते रहना सब लोग, और बोल रहा हूं मैं, सॉरी स्क्रीन शेयर करना है। 6 cuspal sublord. Who is the 6 cuspal sublord? 6 cuspal sublord is Jupiter. ठीक है, मतलब 4th cuspal sublord और 6th cuspal sublord जुपिटर है। तो मतलब जो जो सिग्निफिकेशंस हमने अभी देखे वही सारे के सारे सिग्निफिकेशंस आएंगे, बट यहाँ पर हमने देखना ये है 2 6 11 आ रहा है या नहीं। जुपिटर इज सिग्निफाइंग 10 3 4 7, जुपिटर तो नहीं बता रहा है, ठीक है। केतु से हम समझने की कोशिश करते हैं, प्लीज ध्यान देना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 6th हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? शनि। और एट द सेम टाइम 5th हाउस का सिग्निफिकेटर भी कौन है? सैटर्न, शनि। एक बात तो तय है कि ये हाउस वाइफ ही है, नौकरी तो करेगी नहीं, क्योंकि 6th हाउस को नौकरी का हाउस है, उसको निगेट करने का काम किसने किया? 5th हाउस ने। इसको कभी लोन नहीं मिल सकती आसानी से। 6th हाउस को निगेट करने का काम कौन करता है? 5th हाउस। तो सैटर्न है। आपको अब देखना ये है क्या किसी भी तरह से 6 कस्पल सबलोड सैटर्न से कनेक्टेड है या नहीं। थोड़ी देर पहले प्रभजोत जी ने बोला कि सैटर्न इज एस्पेक्टिंग केतु, 1 2 3, सैटर्न इज एस्पेक्टिंग केतु, 1 2 3, सैटर्न इज एस्पेक्टिंग केतु, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सैटर्न आल्सो एस्पेक्टिंग 6th हाउस, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सैटर्न इज आल्सो एस्पेक्टिंग 6th हाउस। मतलब लोन देने की कैपेसिटी सिर्फ सैटर्न के अंदर है, सिर्फ सैटर्न, और सैटर्न इज एस्पेक्टिंग केतु। और आपको पता है ना, देखो देखो जरा देखो, जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है? केतु। कौन है तो? केतु। मतलब 4th कस्पल सबलोड और 6th कस्पल सबलोड दोनों 6th हाउस से कनेक्टेड है। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हम सीधा सीधा गए, देखो शॉर्टकट समझने की कोशिश करिए। लोन के लिए क्या चाहिए? 6th हाउस का सपोर्ट। 6th हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है भैया? सैटर्न। अब आपको सीधा सीधा यही देखना है, क्या 6 कस्पल सबलोड जुपिटर सैटर्न से किसी भी तरह से कनेक्टेड है? तो किधर गया पीटर? ये रहा जुपिटर, ठीक है। जुपिटर के ऊपर सैटर्न की एस्पेक्ट नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है ना, 9 10, पर देखो सैटर्न हैज 3rd एस्पेक्ट ऑन केतु। अब आप बोलोगे सर केतु काहे पकड़ा आपने? तो जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है? केतु, ठीक है। और सैटर्न जो है वो 6th हाउस को सिग्निफाई भी करता है, प्लस देखो 6th हाउस को वो देखता भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब लोन तो प्रॉमिस है, लोन भी मिलेगा, ठीक है, लोन भी मिलेगा। बट सुनो मेरी बात, मैंने एक बात बताई थी आपको, लोन सवाल सामने वाला पूछेगा कि भैया लोन कहाँ से मिलेगा, है ना, वो तो पूछेगा ही, हम कहाँ अप्लाई करें, तो ये भी पूछेंगे, तो पूछना जायज है ना। तो 6 कस्पल सबलोड इज जुपिटर, तो आप कहोगे सर आप इसको तो लोन ऑनरेबली मिलेगा, रेड कारपेट बिछा देंगे। नहीं, आप सही हो, मैं गलत नहीं मानता हूँ, और आप सही हो, इनको लोन मिल सकता है कुछ यू इसी तरह से, पर ऑलवेज रिमेम्बर, एक बात ध्यान में रखिए कि कुंडली में यहाँ पर 6th हाउस का रिजल्ट देने की कैपेसिटी सिर्फ सैटर्न के अंदर है, सिर्फ सैटर्न के अंदर। मतलब सैटर्न का रोल है, मतलब क्या हो रहा है पता है, आप जुपिटर को देख के बोल रहे हो और सैटर्न जो है वो पीछे से हाथ हिला के बोल रहा है भैया मुझे भी कंसीडर करो। तो आपको नहीं लगता है कि
लोन लेने में इनको दिक्कत होगी, क्योंकि 6 कस्पल सबलोड सेटन है। आप बिलीव नहीं करोगे, टच वुड शाम का समय है, मैंने उनको क्या बोला पता है क्या? जुपिटर के हिसाब से मैंने उनको बोला कि आपको लोन मिलेगी, पर मैंने बोला लोन आपको है ना प्राइवेट फाइनेंस। भाई प्राइवेट फाइनेंस मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर कहीं सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मून का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, जुपिटर है, मतलब देखो आपको अगर पैसा लोन चाहिए तो आपको प्राइवेट फाइनेंस ही देगी। तो मैंने इनको क्या कहा कि आपको लोन मिलेगी, प्राइवेट फाइनेंस से मिलेगी, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। पर क्योंकि जुपिटर का सबलोड मार्स है, लोन आसान नहीं है। तो वो देखो प्लस माइनस कैंसलेशन, आपने सुना है ये बात? आपने कभी मैथ्स में कभी स्कूल में समझी होगी, अगर आपको याद हो तो। +5 -5, तो हम क्या करते हैं? +5 -5 कैंसिल, +x -x, x कैंसिल। तो वैसे जुपिटर क्या कह रहा है कि ऑनरेबल लोन, और उसका सबलोड कौन है? उसका सबलोड कौन है? मार्स। आपको पता है ना मार्स क्या देता है? डिफिकल्टीज इन गेटिंग लोन। तो ये तो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो यहाँ रोल किसका प्ले हो रहा है? द रोल ऑफ सैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लॉर्ड कौन है जुपिटर का? केतु। और केतु को देख कौन रहा है? सैटर्न। द रोल ऑफ सैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको मैंने ये कहा कि लोन आपको किश्तों में मिलेगा। अब इसने बोला कि भैया विशाल तुम ये कह रहे हो कि प्राइवेट फाइनेंस से लोन मिलेगा, तो लोन कहाँ से मिल सकता है? तो मैंने कहा जैसे देखो सैटर्न है ना, तो सैटर्न कैसी इंस्टीट्यूशन बताता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये छोटी छोटी बात है, कभी आपको काम आएगी, जब आप सारी चीजों को सीख लेंगे ना तब आपको काम आएगा। इंश्योरेंस। अब प्राइवेट फाइनेंस में इंश्योरेंस आता है, देखो जैसे LIC प्राइवेटली लोन देता है। GIC नाम सुना है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो मैंने ऐसे ही फ्लुक में तुक्का मारा नहीं था, पर ऐसे सैटर्न को देख के मैंने बोल दिया भैया तुम LIC या GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में ट्राई करो, शायद लोन वहां से मिल जाए। और मैंने ये भी कहा कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जुगाड़। वाई जुगाड़? क्योंकि तुम्हारी वाइफ के डॉक्यूमेंट तुम्हें बनाने पड़ेंगे, और तुम्हें जुगाड़ करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट तो किश्त में ही मिलेगा, मतलब लोन जो है सॉरी वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, वो किश्त में मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है। अब एक बात नोट करें यहाँ पर, 8th हाउस का सिग्निफिकेटर भी देखो कौन है? सैटर्न। 8th हाउस मतलब मल्टीपल लोन्स, तो ये भी हो सकता है ना कि उनको एक जगह से नहीं, कुछ कुछ जगह से लोन मिल सकता है, मतलब यहाँ वहां से। अब था ना इनको तो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी देखी थी उन्होंने, अराउंड अराउंड 75 lakhs की, और जेब में कुछ नहीं था फिलहाल उस वक्त। और बाद में क्या होता है पता है? इसलिए हमेशा जब भी कंसल्टेंसी करो तो पहले पूरा इंफॉर्मेशन निकाल लो सामने वाले का, ठीक है ना? जैसे मैंने एक बार कहा था कि एक बार कंसल्टेंसी करने के लिए एक भाई साहब आ गए थे, पैसा भी डाल दिया, और बाद में बोलता है कि मैं करोड़पति कब बनेगा, है ना? तो मुझे पूछना पड़ा भैया आप काम क्या करते हो? क्या बोला? मैं स्त्री वाला है, आयरन मैन। सो ये बहुत गड़बड़ वाली बात होती है, इसको हमेशा समझना बहुत जरूरी है। हमेशा पहले समझो, आज आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर आपको देख के दवाई नहीं देते, आपको पूछते हैं, अकॉर्डिंगली फिर उनके मन में कैलकुलेशंस होते हैं। Got it? अब एनालिसिस करें दशा का और भुक्ति का। दशा और भुक्ति का हम एनालिसिस करते हैं, तो दशा भुक्ति का कहना क्या है? Got it? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पूरा फोकस यहाँ पर करिएगा आप। 2016 की बात करें तो देखो 2008 तक सैटर्न की दशा थी, 2008 से लेके 2025 तक 17 इयर्स की मरकरी की दशा थी। 2016 में जब ये मेरे पास आए तब दशा चल रही थी मरकरी की, और भुक्ति चल रही थी मार्स की। देखो 5 जुलाई 2016 के बाद मार्स आ गया था। मरकरी दशा, मार्स भुक्ति, मरकरी दशा, मार्स भुक्ति। ऑलवेज रिमेम्बर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी की दशा देखते हैं ना, जैसे मरकरी की दशा देखी, हमेशा सबलोड चेक करो। मरकरी का सबलोड कौन है? मरकरी। ठीक है। भुक्ति किसकी चल रही थी? मार्स की। सबलोड चेक करो, कौन है उसका सबलोड? राहु। ठीक है।
और फिर आपको ये भी देखना है, अगर मार्स का सबलोड राहु है तो फिर आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। कौन सी चीजों को देखना पड़ेगा? चीज नंबर 1, राहु का किसी के साथ कंजंक्शन है? नहीं। नंबर 2, कोई राहु को देख रहा है? जी देख रहा है। कौन देख रहा है? सन भी, मरकरी भी। तो सन और मरकरी को कंसिडर करना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना है राहु किसके स्टार में है? राहु सन के स्टार में है। फिर आपको देखना पड़ेगा राहु किसकी राशि में है? तो राहु इज इन द साइन ऑफ सैटर्न। राहु सैटर्न की साइन में। अब ध्यान से सुनिएगा, पूरा फोकस यहाँ करिएगा। दशा किसकी चल रही है? दशा चल रही है मर्क्यूरी की। Saturn has 1, 2, 3 थर्ड एस्पेक्ट ऑन मर्क्यूरी। सैटर्न की तीसरी एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट जो है वो मर्क्यूरी पे है। ठीक है। नंबर 2, राहु इज इन द साइन ऑफ सैटर्न। अगर राहु सैटर्न की साइन में है तो सैटर्न यहाँ पर मरकरी और राहु के जरिए 6th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि लोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर किसी को लोन ही नहीं मिलेगा तो प्रॉपर्टी कैसे परचेस होगी भैया? ठीक है। नंबर 2, हाउस नंबर 12 का इन्वॉल्वमेंट, 12th हाउस। आप लोन लोगे, आप जब घर खरीदोगे, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी बताया था अगर आपको याद हो तो। 4-11 मतलब आप प्रॉपर्टी को भोग रहे हो। जब तक 12 नहीं जुड़ेगा तब तक परचेस कहां से होगा? याद है कि नहीं, या भूल गए? हाँ जी, बोला था मैंने, याद है कि नहीं? तो देखो 12th हाउस के सिग्निफिकेटर कौन है? हु आर द सिग्निफिकेटर ऑफ 12th हाउस? राहु एज वेल एज सन। क्या राहु और सन का इन्वॉल्वमेंट है? ऑब्वियसली है। कैसे है? क्योंकि देखो यहाँ पर मार्स का सबलोड राहु, ठीक है, दशा लॉर्ड मरकरी, मरकरी के साथ कौन बैठा है? सन। तो 12th हाउस भी इन्वॉल्व है, 12th हाउस भी इन्वॉल्व है। राइट? पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि कंसन कस्पल सबलोड दशा लोड और भुक्ति लोड से कनेक्टेड होना चाहिए। याद है कुछ? माइक ऑन करके बोलो यार, मैं तो लगता है कि मैं पहला लेक्चर ले रहा हूँ। याद है मैंने बोला था कंसन कस्पल सबलोड भी कनेक्टेड होना चाहिए दशा लोड और भुक्ति लोड से। हाँ जी। अच्छा, यस सर। बहुत जरूरी है। तो फोर्थ कस्पल सबलोड जुपिटर है, 6th कस्पल सबलोड जुपिटर है। क्या जुपिटर दशा लोड और भुक्ति लोड से कनेक्टेड है? ऑब्वियसली। देखिए ना, केतु, जुपिटर का स्टार लोड जो है वो केतु है। राइट? जुपिटर का स्टार लोड कौन है? केतु है। ठीक है। जुपिटर जो है उसका सब लोड कौन है? मार्स है। अब जुपिटर का स्टार लोड केतु है और मरकरी और केतु का कंजंक्शन है। जुपिटर का सब लोड जो है वो मार्स है। तो आप देखिए ना, जुपिटर तो मरकरी एज वेल एज मार्स बहुत दोनों से कनेक्टेड है, दोनों से कनेक्टेड है। तो ये वाइब्रेशन भी यहाँ पर दिखता है कि भैया हाँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेस हो सकती है। अगेन यहाँ पर देखिए शो कैपी सिग्निफिकेटर में 4th हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? मून, विनस, राहु, केतु, जुपिटर। ठीक है। राहु, केतु 4th हाउस के सिग्निफिकेटर है। देखो जरा, देखो यहाँ पर राहु केतु कनेक्टेड है दशा लोड भुक्ति लोड से। देखो भुक्ति लोड कौन है? मरकरी। केतु बाजू में है ना यहाँ पर, देखो जरा, है ना। और दूसरे दशा लोड कौन है? मरकरी। मरकरी का कंजंक्शन है केतु के साथ। भुक्ति लोड कौन है? मार्स। और जरा देखो यहाँ पर मार्स का तो स्टार लोड ही केतु है और जो सब लोड है वो राहु है। मतलब राहु केतु मरकरी और मार्स से वेल कनेक्टेड है। और दोनों कौन से हाउस के सिग्निफिकेटर है? हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 4। ठीक है। नंबर 2, तो देखो यहाँ पर हाउस नंबर 4 से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। नंबर नेक्स्ट, 11th हाउस के सिग्निफिकेटर कौन है? सन, मरकरी, सैटर्न, राहु, सन, मार्स, मरकरी, मून। तो मरकरी दशा लोड खुद 11th हाउस का सिग्निफिकेटर है। आगे 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट, हाँ जी, आया कि नहीं? राहु है, देखो राहु, तो राहु तो किसका सब लोड है? राहु किसका सब लोड है? राहु तो मार्स का सब लोड है। तो 11th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया। ठीक है।
12th हाउस के सिग्निफिकेटर कौन है? राहु एंड सन, तो वो भी हमने देखा थोड़ी देर पहले, इनका भी इन्वॉल्वमेंट आ गया। और 6th और 8th हाउस का सिग्निफिकेटर है सैटर्न, और भैया सैटर्न का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है, और सैटर्न का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। मतलब मरकरी दशा मार्स भुक्ति लोन प्लस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से सिग्निफिकेशन में ले रही है, लोन और प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से सिग्निफिकेशन में ले रही है मरकरी दशा और मार्स भुक्ति। ठीक है, इसको हम ना और भी डिटेल में जाके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आए तो मरकरी दशा मार्स भुक्ति जुपिटर का अंतरा, अंतरा मतलब अंतरदशा। मुझे किसी ने बोला था शायद प्रीवियस क्लास में एक बार कि सर हम अंतरा देख सकते हैं क्या, तो अब देखेंगे हम, जब हमें सूक्ष्म लेवल पे आना हो। जब तक आपको सूक्ष्म लेवल पे प्रेडिक्शन करना नहीं आता है तब तक ये दोनों को ही देखो, ठीक है, दशा और भुक्ति को। आगे जाना है तो किसको देखेंगे? दशा को देखा, दशा पे आने के बाद हमने किसको देखा? भुक्ति को देखा। भुक्ति पे आना है, देखो 2016 से 2017 मार्स, उस पे क्लिक किया तो हमें क्या दिखा? ये अंतरा दिखा, अंतरा दिखा। इन्होंने मुझसे प्रेडिक्शन करवाया था अक्टूबर महीने, अक्टूबर 2016, मतलब तब दशा चल रही थी मरकरी मार्स जुपिटर। सुनिएगा जरा, मरकरी मार्स एंड जुपिटर। मैंने उनको बोल्डली ये कहा कि आपकी प्रॉपर्टी मरकरी मार्स और सैटर्न में दिख रही है। मैंने क्यों सैटर्न पकड़ा? बोलो, सैटर्न क्यों पकड़ा मैंने? क्योंकि प्रॉपर्टी तभी आपके हाथ में आएगी जब आपके पास लोन आएगा, लोन। और जब तक लोन नहीं आएगा तब तक कोई भी चीज हो पाएगी नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, उनको मैंने शायद, देखो डेट भी वहां पर लिखा है, दिसंबर महीने में उनकी जो लोन है वो सैंक्शन हुई, और उसके बाद तो मेरे ख्याल से उसको 2017 जून तक उसको लोन जो है ना वो इंस्टॉलमेंट में मिली थी जीआईसी से, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से। पर एक बहुत मजे की बात ये थी, बहुत मजे की बात ये थी कि इनके पास एक रुपया भी नहीं था। तो इतना प्रेडिक्शन करने के बाद क्या बोलता है पता है? कि मेरे पास तो फिलहाल एक रुपया नहीं है। तो तुम बोल रहे हो कि मकान मेरा होगा तो चलो मैं लोन का भी करवा दूं, पर अमाउंट कहाँ से आएगा? फॉर डाउन पेमेंट और जो भी है स्टैम्प ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन। नवंबर महीने में क्या हो गई थी पता है? नोटबंदी। नोटबंदी होता है ना, सुना है ना नोटबंदी आपने? आजीवन कॉफी वगैरह पी करके अगर जब आप प्रेडिक्शन करते हो, या फिर अगर आप स्पिरिचुअल हो तो थोड़ा मेडिटेट हो करके अपने ब्रेन को शांत करके जब आप प्रेडिक्शन करते हो, यू विल गेट ऑल सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम 9 प्लैनेट्स। हर टाइप की आपको हेल्प मिलती है फ्रॉम 9 प्लैनेट्स। दशा लोड, भुक्ति लोड और अंतरा। अंतरा में सैटर्न था, और मुझे ये बता दीजिए सैटर्न से, सैटर्न के अलावा कोई कोई भी ये काम नहीं कर सकता था। अगर मान के चलिए जिन्होंने मेरे से सीखा है, जो मेरे कॉन्सेप्ट पे है, वो ये बात को समझ सकते हैं कि लोन का रोल क्या है। बाकी मेजोरिटी एस्ट्रोलॉजर जो सिखाते हैं वो सिर्फ ये बोलते, फोर्थ कस्बल सब लोड आ रहा है, 4 11 12 है, ठीक है आपका मकान हो जाएगा। अरे भैया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक लोन नहीं होगा तब तक मकान नहीं होगा। और एक और एक चीज यहाँ पर मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज बताई थी, वो था पोजीशन। पोजीशन 9th हाउस, वहां पर 10th हाउस है। आपने देखा 10th हाउस भी बार बार दिख रहा था, तो डरना नहीं है, हस्बैंड वाइफ है ना, तो 10th हाउस इश्यू नहीं क्रिएट करेगा। नाम प्रॉपर्टी बीवी के नाम पर है, पर भोगेगा कौन? पति। ठीक है, डाइनिंग या जो ड्राइंग रूम है उसमें बैठे बैठे बियर पिएगा कौन? पति। भोगने वाला कौन? पति। Got it? अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या नई प्रॉपर्टी मैं रेंट पे दूंगी
या दूंगा, या फिर मैं उसमें रहने जाऊंगी या जाऊंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसके लिए आपको एक बात बताई थी इनिशियली, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, 6th हाउस जो है वो सर्वेंट और टेनांट को भी बताता है। सर्वेंट था, टेनांट था, मतलब आप अगर किसी को मकान रेंट पे या किराए पे दोगे तो 6th हाउस का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। 5th हाउस क्या करता है, टेनांट को निगेट करता है। तो 5th हाउस मतलब आप खुद वहां पर रहेंगे, आप खुद वहां पर रहेंगे। तो अगर कुंडली में 4th कस्पल सबलोड 5th हाउस से कनेक्टेड होता है तो ज्यादातर इंसान अपने मकान में रहता है। बट देखिए ये हाफ चीज हो जाएगी। वाई, सुनिएगा, 6th हाउस हमारा टेनांट, तो हम भी किसी के टेनांट बन सकते हैं, हम भी किसी ना किसी के टेनांट बन सकते हैं। तो ये सामने वाली पार्टी जिसका हमने घर किराए पे लिया, 1 2 3 4 5 6 12th हाउस, अगर कुंडली में 12th हाउस ज्यादा प्रीडोमिनेंटली आता है तो भी बंदा कभी भी अपने मकान में नहीं रह सकता है, वो टेनांट बन के ही अपनी लाइफ को बिताता है। ठीक है, ये भी बात समझना बहुत जरूरी है कि हम, कोई होता है जो ज्यादातर रेंट पे रहते हैं तो वो टेनांट बन के कब रहेगा, जब उसका 12th हाउस, मेजोरिटी प्लैनेट्स आर सिग्निफाइंग 12th हाउस। और अगर वाकई में अगर आप रेंट पे ज्यादा रहते हो तो आप ये बात नोट करिएगा, घर में किसी ना किसी की कुंडली से अगर आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 12th हाउस प्रीडोमिनेंटली आ रहा है। और अब इसमें देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर 4th कस्पल सबलोड 5th हाउस को सिग्निफाई ना करते हुए 12th हाउस को और 6th हाउस को सिग्निफाई करता है तो आप आपका घर रेंट पे दे करके खुद रेंट पे रहेंगे। ये भी एक चीज बनती है, बट कब, ड्यूरिंग दी दशा भुक्ति एंड, जब आप वापस ये वीडियो देखे तो एक बात ध्यान से देखिएगा, दशा चल रही थी मरक्यूरी की, भुक्ति चल रहा था मार्स का, अंतरा चल रहा था सैटर्न का। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। समझने की कोशिश करिएगा, मरकरी, सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट से मरकरी को देख रहा था, राइट। मार्स का सबलोड कौन था, राहु, और राहु किसके साइन में बैठा था, सैटर्न। तो तीनों सैटर्न, सैटर्न जो है वो ये दोनों से कनेक्टेड था। अनदर इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी की दशा भुक्ति में मार्स और सैटर्न आता है दोनों साथ में, और उस समय अगर वो प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए कोशिश करता है और अगर लोन भी प्रॉमिस्ड है तो प्रॉपर्टी बन जाती है, बिकॉज मार्स एंड सैटर्न बोथ आर द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, बात समझने की कोशिश करेगा, वीडियो बार बार देखिएगा, वो पर्टिकुलर हिस्सा जो बोला है उसको वापस चेक भी करिएगा, कोशिश करिएगा समझने की कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मरकरी, मार्स एंड सैटर्न, मार्स एंड मरकरी बोथ आर कनेक्टेड, सैटर्न अल्सो वहां पर मौजूद है और सैटर्न ही कनेक्टेड है तीनों से। तो दशा भुक्ति अंतरा, ये तीनों का आपस में कनेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, गाना सुना होगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, या कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, तब काम होता है। जब तीनों के तीनों प्लेनेट एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करें तब जाके कोई इवेंट घटती है। हम बोलते कि सर इसके पहले वाली भुक्ति में नहीं हुआ, ये वाली भुक्ति में नहीं हुआ, यही क्यों हुआ, क्योंकि तीनों के तीनों जो है वो एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। सिर्फ वेल कनेक्टेड ही नहीं है, तीनों के तीनों जो है वो जिस कस्प को सिग्निफाई कर रहे हैं,
या जिस हाउसेस को सिग्निफाई कर रहे हैं वो कस्प और हाउसेस जो है वो सैटर्न और जुपिटर से कनेक्टेड है। यहां तक समझ में है? अभी देखते हैं हम एक और चीज इसमें एडिशन करनी है मुझे, और वो है ट्रांजिट। गुरुजी पता कैसे चलेगा कि कौन सा टेनेंट, मतलब टेनेंट भी अच्छे खराब आते हैं ना, तो 6 हाउस से ही पता चलेगा वो? जी बिल्कुल, 6 हाउस से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? 6 हाउस कनेक्टेड है विद 5th हाउस, तो टेनेंट का आना जाना रहेगा, टेनेंट आते रहेगा जाते रहेगा, बिकॉज 6 हाउस कनेक्टेड भी थी। और फिर आपको प्लेनेट भी देखना है। अगर 6 हाउस कनेक्टेड है विद राहु तो बेवड़ा छाप, अच्छा। जुपिटर से कनेक्टेड है तो अच्छा रहेगा इंसान, मार्स से कनेक्टेड रहेगा तो झगड़ालू, ठीक है, सन और मून से कनेक्टेड रहेगा तो अच्छा है, विनस से कनेक्टेड रहेगा तो दिखावे करने वाला, शनि से कनेक्टेड रहेगा तो भैया मिजरेबल, ठीक है, मिजरेबल इन द सेंस घर गंदा करके रखेंगे। कभी कभार होता है ना, हमने किसी को घर दिया, फिर घर की दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, स्त्री वालों का फोन नंबर लिखा होता है, ठीक है, बच्चों ने वहां पर कुछ गिनतियां करके रखी होती है। तो सर इसे भी दशा भुक्ति के साथ ही देखेंगे कि उस टाइम जी तब बिल्कुल, पता दिशा चले? भुक्ति में ही हमें पता चलेगा कि इस दिशा में अगर टेनेंट मिला है और वो हाउस वो कस्प से कनेक्टेड होगा तो वैसे ही टेनेंट आपको उस पर्टिकुलर दिशा में मिलेगा। वेरी गुड, क्योंकि वो दशा भुक्ति तो देखना है, दशा भुक्ति ही आपको फाइनली बताएगी कि भैया सिचुएशन क्या आने वाली है। और मैं तो बहुत इस चीज पे इतना विश्वास रखता हूँ कि मैं हमेशा जैसे देख लेता हूँ ये चीज तो फिर मैं इसी के रास्ते चलता हूँ, मैं रास्ता चेंज नहीं करता हूँ अंडर एनी केस। क्यों रास्ता चेंज नहीं कर रहा हूँ? कि मुझे पता है कि अगर मैं इसके खिलाफ जाके काम करूंगा तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, मुझे नुकसान ही होगा। तो मुझे सक्सेस के लिए तो मुझे इसी के मुताबिक ही चलना है। जब रोड मैप हमें पता होता है तो अकॉर्डिंग टू रोड मैप चलना जरूरी है। गुरुजी कभी कभी कोई कोई जो घर होते हैं वो बहुत सालों तक खाली रहते हैं, मतलब टेनेंट देख के आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा रेंट, तो उसके लिए भी 6 हाउस है? 6 कस्पल सबलोड 5th हाउस से कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि 6th हाउस को निगेट करने का काम कौन करता है? 5th हाउस। अब दशा भुक्ति यंत्रा में भी 5th हाउस चलता होगा। हाँ, ये चीज इसलिए है क्योंकि मेरी मम्मी के घर पे 1 1 साल तक, मतलब जब टेनेंट आते हैं तो फिर तो 5 6 साल रह के जाते हैं, और उनके निकलने के बाद 1 1 साल 2 2 साल तक घर खाली रहता है, तो रेंट लगने में प्रॉब्लम होती है अभी वहां एक पे। एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा 2 घर खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, एक तो आपको पता ही खेड़ ब्रह्मा का और दूसरा बॉम्बे। टेनेंट नहीं है बिकॉज मेरा 5th हाउस हाईली एक्टिवेट है, शीतल जी का भी 5th हाउस चलता है, तो टेनेंट लगाने का मन नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि 6 कस्बल सबलोड कहीं ना कहीं पर अगर राहु वाहु से कनेक्टेड हो जाता है तो डर भी लगा रहता है, ये पता चला, या सैटर्न से कनेक्टेड होता है तो देखिए, जैसे इस बंदी की बात करें, कमल जी की, कमल सिन्हा की वाइफ से, भागलपुर वाले, तो भागलपुर पता है ना आपको? तो उनका भी यही प्रश्न था कि भैया हम कभी इसको रेंट पे देंगे, तो मैंने उनको ये कहा कि रेंट पे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब किसी को आप रेंट पे दोगे पहले तो देखो टिकेगा नहीं, क्योंकि 6th और 5th हाउस का एक ही प्लेनेट सिग्निफिकेटर है, दैट इज अ सैटर्न। प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी ये कि आपका घर खराब करके रख देंगे, ये सबसे। और हमें भी पता है कि जब हमारा घर होता है, हम किसी टेनेंट को देते हैं तो उसकी एनर्जी उस घर से कनेक्ट हो जाती है ना। और जब एनर्जी कभी किसी घर से कनेक्ट हो जाती है तो फिर उसको वार्ड ऑफ करने के लिए आपको हीलिंग या ये सारी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। ईश्वर की और गुरु की कृपा है कि जब जब मैं रेंट पे गया हूँ तो मुझे फ्रेश घर ही मिला है, किसी का रहा हुआ नहीं। क्योंकि अगर किसी के रहे हुए घर में जाऊंगा तो फिर उस घर में उस पर्सन की एनर्जी तो वहां रहेगी। अगर कोई कहता है कि अभी एक दिन में घर खाली करेंगे और आप वहां रहने के लिए आइए, तो नहीं हो पाता है। तो ये हम एनर्जी वाले, हम ये सारी चीज को समझते हैं। खैर, उनका 6 का सबलोड 5th हाउस को सिग्निफाई करता होगा, और दशा भुक्ति में कहीं ना कहीं पर 5th हाउस हाईली हाईली मैं कहूंगा कि प्रीडोमिनेटली वो एक बोलते क्लच में लेकर के रखा है 5th हाउस को, कि हम इनको खुद वहां रहने के लिए मजबूर करेंगे पर हम किसी टेनेंट को वहां आने नहीं देंगे।
12th हाउस ज्यादा आने का रीजन क्या होता है कि आप खुद टेनेंट बन के घूमते रहेंगे, आपका टेनेंट बन के घूमने के चांसेस ज्यादा है, और खुद की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी आप टेनेंट बन सकते हो। दैट इज द हाउस नंबर 12। 12th हाउस का रोल, और 12th हाउस देखिए, अगर प्रॉपर्टी परचेस में 12th हाउस ना हो तो फिर आपको प्रॉपर्टी आप परचेस करोगे कैसे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत सुंदर सा एग्जांपल है। ये मेरा केस नहीं है, मेरे फादर का है। उन्होंने ना बहुत साल पहले, मतलब आज से 20 साल पहले, एक आदमी के लिए प्रेडिक्शन किया था। तब उस समय पे 2 व्हीलर बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस आदमी ने कहा कि क्या मैं कभी 2 व्हीलर खरीदूंगा, जैसे अभी 4 व्हीलर भी एक इज हो गया है, कोई भी खरीद सकता है। तो मेरे फादर ने कहा था कि तुम ना स्कूटी खरीद पाओगे, काइनेटिक स्कूटी खरीद पाओगे। ठीक है, उसने बोला कि अब काइनेटिक वो टाइम पर जिस कॉस्ट में आती थी आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने भी पूछा था उनको, मेरे फादर को, मैंने कहा कि पापा वो जिस एरिया से बिलोंग करता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसका होगा, और 12th हाउस था बट वीक था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे लगता है कि इसको मिलेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, कहीं पर उसने किसी कंपटीशन या कुछ होता है ना, उसमें कहीं पर लकी ड्रॉ में उसका नाम आया। लकी ड्रॉ में नाम आने के बाद उसको काइनेटिक मिला। अब सवाल आके, मेरा ही सवाल आके मेरे फादर के सामने खड़ा हो गया कि उसके पास रजिस्ट्रेशन करना, इंश्योरेंस का पैसा तक नहीं था, और उसको कहा गया कि यू हैव 7 days, तुम्हारा काइनेटिक तुम क्लेम करो, अदरवाइज हम किसी और को दे देंगे। सो 12th हाउस फीबली था उसका, और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, इवन दो जो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का पैसा होता है, आरटीओ का, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का जो होता है। अल्टीमेटली फिर मेरे फादर थोड़े दयालु थे, उन्होंने समवेयर उनको मैनेज करके दिया और उसके पास काइनेटिक आ गई। खैर, आई बिकॉज ऑफ 4 and 11, बट तकलीफ आई बिकॉज ऑफ 12th हाउस बहुत कमजोर मतलब जैसे वाया वाया होता है ना, एकदम कमजोर सा था। सो प्रॉपर्टी परचेस के लिए, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी, 12th हाउस शुड बी देयर। अगर 12th हाउस नहीं है तो कुछ नहीं हो पाता है। अब देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने एक प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में एक बात बताई थी। क्या बताया था मैंने? कि हाउस ग्रुपिंग के वक्त दूसरी चीजों को नहीं सोचना है। अब आप ये मत बोलना कि सर आपने थोड़ी देर पहले 12th हाउस मतलब खुद टेनेंट की बात कर दी। देखो, मैं भी टेनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं टेनेंट बनूंगा या नहीं, उसका ग्रुपिंग मुझे अलग देखना पड़ेगा। अभी प्योरली मैंने क्या कहा है, 4, 11, 12। तो 12 का यूटिलाइजेशन केवल 4, 11 पर्पस के लिए ही होगा, रेदर देन टेनेंट हम बनेंगे या नहीं, उसको नहीं देखना है। बहुत सारे हाउसेस आएंगे, इग्नोर करिए उसे और फोकस उसी पे करिए जो इंपॉर्टेंट है, जो ग्रुपिंग में आते हैं और जो निगेशन करते हैं। जैसे अभी मैंने इस केस में क्या बताया, 10th हाउस तकलीफ देगा अगर आपकी नई प्रॉपर्टी है तो, या कोई कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन में कहीं पर मकान है और आप अगर मकान खरीदने जा रहे हो। ये सारी चीजों को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। नाउ ट्रांजिट। गुरुजी, एक क्वेश्चन था, पूछूं मैं? जी बिल्कुल। जैसे इस अपार्टमेंट में, ये अपार्टमेंट पूरी तरह से बन चुका है, हैंडओवर उसको ऑलमोस्ट 10 साल पहले हो चुकी है, लेकिन जो यहाँ का बिल्डर है अभी भी इसमें इन्वॉल्व है। और प्रॉब्लम उसने क्या क्रिएट किया हुआ है कि पार्किंग जो है उन्होंने बहुत कम बनाई है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 फ्लैट्स है और मुश्किल से यहाँ 50 पार्किंग दिए हुए उसने। और यहाँ पे लोग उन पे केस भी फाइल करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे, और कुछ भी अलग कंस्ट्रक्शन, जैसे ऊपर में रूफ पे कुछ डैम्प वगैरह की जो काम होते हैं ना, वो करा रहे हैं, तो बिल्डर आके इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि ये लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे अभी। देखिए, जो मेजोरिटी जो लोग हैं तो उनका 10th हाउस वहां पर होगा जरूर। 10th हाउस का इन्वॉल्वमेंट अभी सभी की दशा भुक्ति अंतरा में कहीं ना कहीं पर 10th हाउस होगा, मेजोरिटी।
अब 10th हाउस का मतलब क्या है कि बिल्डर पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जब तक 9th हाउस नहीं आता है तब तक। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करिए। ये हमने चार्ट बनाया, ठीक है। 7th हाउस बिल्डर, 4th हाउस क्या होता है? पोजीशन 1 2 3 4। 10th हाउस हमारा मकान किसके पोजीशन में है? कौन कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली? बिल्डर। तो जब ये निगेट नहीं होगा, 9th हाउस आएगा नहीं, तब तक होगा नहीं। तो आपको करना क्या है? आपको ना इनकी प्रश्न कुंडली निकालनी है और प्रश्न कुंडली खोलनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी हो सकता है। चलो, ये तो इनका क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन बहुत बाहर आता है कि मेरा टेनांट कब घर खाली करेगा। कभी कभार क्या होता है, हमने किसी को घर दे दिया और वो 10 ईयर हो गया, अभी तो रूल्स काफी बन गए, तो भी टेनांट घर खाली नहीं करता है। तब उसको कैसे देखें? अब यहां पर फोकस करिएगा। मैंने क्या कहा आपको? 6th हाउस, हाउस ऑफ टेनांट। 4th हाउस क्या होता है? पोजीशन। ये हम है 1 2 3 4, ये हमारा पोजीशन। ये बिल्डर था 1 2 3 4, ये उसका पोजीशन। अब सुनो, ये टेनांट है 1 2 3 4। 6 और 9 टेनांट है। 5 और 8 टेनांट घर खाली कर देगा। अब होगा क्या, सुनिएगा। जब दशा भुक्ति में 5 और 8 आता है, जैसे आपके जैसे मम्मी की बात करी, उनके दशा भुक्ति में 5 और 8 आता होगा, जब जब तब तब उनका घर रेंट पे नहीं लगेगा। जब 6 9 आता है तब रेंट पे लगेगा। अब आपको पता है, दशा भुक्ति जितनी चलेगी 6 9 की, उतने देर तक टेनांट टिकेगा। जैसे 5 8 आएगा, टेनांट नहीं दिखेगा। यहाँ देखते हैं, चलो एक एग्जांपल देते हैं। पूरा फोकस यहाँ करना। शो कैपी सिग्निफिकेटर पे जाते हैं और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं क्या 5th हाउस का सिग्निफिकेटर कोई है। देखो, ओनली सैटर्न, ओनली सैटर्न। 8th हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? सैटर्न। मतलब 5 और 8 यहाँ पर ज्यादा कोई नहीं। अब देखते 6 और 9 में क्या है। 6th हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? तो सैटर्न। 9th हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? सैटर्न। इनका तो भैया नील बटा सन्नाटा है, कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। पर अगर सुनिएगा, यहाँ पर आप एक चीज से समझने की कोशिश करिए कि हाउस कॉम्बिनेशन जो भी चलता है उससे काफी कुछ समझ में आता है। सन इज सिग्निफाइंग 8, मून इज सिग्निफाइंग 4 5, देखो 5 आया। मार्स इज सिग्निफाइंग, ठीक है 9 है, ठीक है। मर्क्यूरी, जुपिटर इज सिग्निफाइंग 12, वीनस इज सिग्निफाइंग 8 5। और ये वीनस है ना इस कुंडली में, ये वीनस 5 8, ध्यान से देखिएगा, ये वीनस का रोल देखिएगा। वीनस, वीनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? 5 और 8। और आप देखिए यहाँ पर जो सबलोड है उसमें सैटर्न, राहु, केतु, सब में वीनस है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखिए मरकरी में भी स्टार लॉर्ड कौन है? वीनस है। वीनस का भी स्टार लॉर्ड कौन है? वीनस है। वीनस का सन और मरकरी के साथ क्या है? कंजंक्शन। राहु देखो वीनस की राशि में है। आपको एक अंदाजा लगेगा कि भैया आपकी कुंडली में 5 और 5 8 5 8 बहुत ज्यादा है, मतलब टेनांट आपका लगेगा नहीं। एक अंदाजा हमें लगता है जब 5th और 8th, 5th हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? देखिए 1 2 3 4, मतलब 1 2 3, विनस का रोल काफी ज्यादा है। 8th हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? मरकरी, विनस, राहु, सन।
और वाई वीनस का रोल ज्यादा है, बिकॉज समझने की कोशिश करिए कि वीनस जो है वो केतु से कनेक्टेड है, राहु से कनेक्टेड है, सैटर्न से कनेक्टेड है, वीनस अपने आप से भी कनेक्टेड है। ठीक है, वीनस मर्क्यूरी से कनेक्टेड है, देखो स्टार लॉर्ड है, वीनस मार्स का सब लॉर्ड है, करेक्ट। वीनस जो मून जो है वो राहु के सब में है, और राहु जो है वो वीनस की राशि में है। सन जो है वो वीनस से कंजंक्शन करके है, तो मेजॉरिटी प्लैनेट्स आर कनेक्टेड विथ वीनस, एंड वीनस इज द सिग्निफिकेटर ऑफ हाउस नंबर 8 एंड हाउस नंबर 5। तो आप इमेजिन करिए, क्या इस जातक की कुंडली में आपको लगता है कि इनके पास मकान होगा और टेनांट चढ़ पाएगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल। पॉइंट समझिए, अगर दशा चलेगी 3-6 की या 6-9 की तो शायद मे बी पॉसिबल है, बट फिबली हो जाता है ये सारी चीज। क्यों? बिकॉज दशा भुक्ति लोड 5-8 से प्रीडोमिनेंटली कनेक्टेड है। इसके लिए हम प्रश्न कुंडली भी खोल सकते हैं। ठीक है, वैसे प्रियंका जी अगर आपको लगता है कि आपके मदर का कोई प्रश्न है तो आपके मदर का क्वेश्चन आप उनको पुट कर सकते हैं। अब फ्री में किसी को रहने दिया तो वो कहाँ से देखेंगे? हाँ तो चलेगा, वो तो रहने दो, कोई इशू नहीं है। मतलब केयर टेकर, पर वो टेनांट ही नहीं है ना, पर वो आपका 6 हाउस से नहीं बनेगा वो। हाँ तो केयर टेकर सब डाल सकते हैं ऐसा बोल के। और फ्री में देगे कब आप फ्री में कब किसी को रहने के लिए देंगे? तो समझिए, हम वहाँ नहीं रह रहे हैं ना। अभी देखिए यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4th हाउस, 4th को निगेट कौन करता है? 3rd हाउस। जब आपकी कुंडली में 3rd हाउस का रोल रहेगा तो आपकी प्रॉपर्टी ना आप रेंट पे दे पा रहे हैं, ना आप खुद भोग रहे हैं, आपसे दूर है कोई और भोग रहा है। ठीक है, 3, और आप सुनिए समझिए, ये सामने वाला बंदा जिसको ऐसा आपने रहने के लिए दिया, 7th हाउस, सॉरी 1 2 3 4 10th हाउस, 3 and 10 क्या कहता है? 3 and 10 आपकी प्रॉपर्टी आपके पास होने के बावजूद भी ना आप उसको रेंट पे दे रहे हो, ना खुद रहने जा रहे हो, कोई और फ्री में जैसे आपने कहा वो रह रहा है। देखिए, हाउस ग्रुपिंग किसी ऋषि मुनियों ने तो नहीं बनाया, ये लॉजिकल चीज है, एक मैथमेटिकल और लॉजिकल चीज है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया, जैसे आप ही ने मुझे अगर कल को ये क्वेश्चन किया होगा कि मैं अपना घर या मम्मी जो है वो अपना घर किसी को ऐसे यूं रहने के लिए दे पा रहे हैं, टेनांट नहीं चढ़ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं पर 3 और 10 का दशा भुक्ति में काफी इंपॉर्टेंस रहेगा या काफी इन्फ्लुएंस रहेगा, और 3 और 10 का इन्फ्लुएंस रहेगा। हाउस जो भी हमारे सामने आते हैं, जो ग्रुपिंग आती है, ग्रुपिंग को समझना जरूरी है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए मैंने 5-8 और 5-8 के बारे में बताया था, 5-8-12 मतलब खतरनाक है, पर एट द सेम टाइम 5 और 8 हमें बहुत जरूरी लगता है जब हमें टेनांट घर कब खाली करेगा वो जानने के लिए। ठीक है ना, 3rd हाउस 12th हाउस बुरा लगता है, 3rd हाउस और 10th हाउस भी बुरा लगता है, यार हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं रहेगी और कोई और उसको भोगेगा विदाउट एनी कॉस्ट। पर एट द सेम टाइम ये आपके प्रोफेशन को भी बताता है, आपके काम धंधे को भी बताता है। तो कोई भी ग्रुपिंग, कोई भी हाउस ग्रुपिंग अच्छा या बुरा नहीं है, डिपेंड्स। क्वेश्चन सुनो पहले, क्वेश्चन क्या है, क्वेरी क्या है। जब तक क्वेश्चन या क्वेरी क्लियर नहीं है तब तक आपको हाउस ग्रुपिंग में कुछ भी समझ में आएगा नहीं। ठीक है, मैं बात कर रहा था रिगार्डिंग ट्रांजिट। ट्रांजिट में सन और मून, ये दोनों का ट्रांजिट काफी इंपॉर्टेंट है। बोथ आर द ल्यूमिनरीज, और ये आपके लिए बताता है मुहूर्त। मुहूर्त मतलब जब अगर कोई कुछ करने जाता है, कुछ परचेस करने जाता है, या कोई भी चीज कंसर्न हाउस से कुछ करना चाहता है, उस टाइम पे आप उनके सन और मून को देख करके, उनको गाइड कर सकते हो कि हाँ जी आपका ये समय सही है।
सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ और आप फोकस यहाँ पर करिएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि अभी फिलहाल सन का ट्रांजिट किस राशि में चल रहा है? सन का ट्रांजिट क्या करना है, ये तो याद रहना चाहिए आपको। यहां जाके क्लिक करेंगे, यहां जाके क्लिक किया, अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 सन इज इन लिब्रा, ठीक है, सन लिब्रा में है। मून की बात करें, मून आज कौन सी तारीख है? 29। मून इज इन एससी, एससी मतलब स्कॉर्पियो। सन इज इन लिब्रा, मून इज इन स्कॉर्पियो। चलो अभी यहां पर देखते हैं इस चार्ट में सन किस हाउस में फिलहाल ट्रांजिट कर रहा है। लिब्रा मतलब 7 नंबर, मतलब सन की ट्रांजिट यहां पर है और आज मून की ट्रांजिट यहां पर है। चलो मून को साइड में रख देते हैं, अभी सन पे फोकस करते हैं। 1 महीने तक सन इस राशि जो मेरे 10th हाउस में आती है उसमें रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोशिश करता हूं, आई रिपीट, अगर मैं कोशिश करता हूं रिलेटेड टू माय कर्मा, तो ये हाउस में ल्यूमिनरी है। ल्यूमिनरी का मतलब क्या है? प्रकाश, ठीक है। अभी जैसे शाम हो गई, आपने क्या जलाई? बत्ती। क्यों जलाई? अंधेरा हो गया था, ठीक है ना, आया ना। बत्ती जलाने से क्या होता है, दिखा आपको? कंप्यूटर तो दिख रहा था या लैपटॉप दिख रहा था, जो भी मोबाइल आपका दिख रहा था, पर आसपास की चीज अभी आपको दिखाई देने लगती। जब ल्यूमिनरी किसी हाउस में ट्रांजिट करता है तो उस हाउस में रोशनी बढ़ जाती है। रोशनी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि उस हाउस में एक्टिवेशन बढ़ जाता है, वो हाउस प्रकाश में बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बोल सकते हो कि सर अगर आप कोशिश करोगे तो 10th हाउस में सन का ट्रांजिट है, अगर आप कोशिश करोगे तो कर्मा से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज आपकी इस महीने हो सकती है। आगे देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहता है तो आप सन का ट्रांजिट किस हाउस में देखेंगे? जी, माइक ऑन करिए और बोलिए। प्रॉपर्टी परचेस के बाद किस हाउस में सन के ट्रांजिट को देखेंगे? लिब्रा। सन ट्रांजिट प्रॉपर्टी परचेस के बाद, परचेस हाउस की बात कर रहा हूं, इस कुंडली में कौन से हाउस में देखेंगे? फोर्थ हाउस। और फोर्थ हाउस, गॉट इट। अब फोर्थ हाउस में राशि कौन सी है? एरीज। एरीज। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि अगर दशा भुक्ति, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरा चीज बताता हूँ और ये आपके साथ भी होगा जब आप इसको देखेंगे। अगर आदमी का बर्थ टाइम ऊपर नीचे होगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चला जाएगा। जैसे मैंने इसमें बताया था कि इन्होंने जो प्रॉपर्टी है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो परचेज्ड हुई मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। मैंने शायद देखो शेयर किया है टेलीग्राम पे, अराउंड 15 दिसंबर के बाद, क्योंकि जब लोन सैंक्शन हुई तब सब कुछ हो पाया। तो समझने की कोशिश करिए कि 15 दिसंबर के बाद सन का ट्रांजिट किस राशि में होता है, याद है कुछ? 15th ऑफ मार्च से 15th अप्रैल एरिस, 15th अप्रैल टू 15 मई टोरस, 15 मई टू 15 जून जेमिनाई, 15 जून टू 15 जुलाई कैंसर कर्का, 15 जुलाई टू 15 अगस्त लियो, 15 अगस्त टू 15 सितंबर वर्गो, 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर लिब्रा, 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर स्कॉर्पियो, सॉरी 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर Libra, 15 November to 15 December Scorpio, and 15 December to 15 January, that is Sagittarius. तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में इवेंट घट सकता है। सिर्फ यहीं मत देखिएगा, हाउस ग्रुपिंग क्या है? 4, 11 एंड 12। ये भी तो हो सकता है कि अगर वो
15 जून से 15 जुलाई के बीच में अगर कोशिश करे तो भी हो सकता है। सॉरी 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में कोशिश करे तो भी हो सकता है। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक कोशिश करे तो भी हो सकता है। हाउस ग्रुपिंग को समझने की कोशिश करिए, एक्सेप्ट निगेशन हाउस को नहीं देखना है। सपोज अगर मैं यही आदमी आके मुझे कहता है कि मुझे पोजीशन कब लेना है, सपोज अभी की बात कर रहा हूँ, चलो अगर अभी आते हैं और अभी आके हमें पूछते हैं यही कि मैंने एक और एक प्रॉपर्टी ले ली है, मुझे पोजीशन कब लेना चाहिए, तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे? आप सन को देखोगे। सन का ट्रांजिट कहां पर है अभी? 15 अक्टूबर से 15 नवंबर लिब्रा, 15 नवंबर से 15 दिसंबर स्कॉर्पियो, 15 दिसंबर से 15 जनवरी सजिटेरियस। तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आप 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में अपने घर का पोजीशन ले। पर अब आके वो आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्या आर्ग्यूमेंट होगा कि नहीं ये तो संक्रांति के पहले का समय है, हम नहीं पोजीशन ले सकते हैं, उसके पहले वाला डेट बताओ। तो देखिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में तो सन विल बी इन स्कॉर्पियो। अगर स्कॉर्पियो में है, थर्ड हाउस में है, तो वी डोंट टेक रिस्क। क्यों रिस्क नहीं लेंगे? क्योंकि ये फोर्थ हाउस को निगेट करता है। ठीक है, जैसे मैरिज वाले किस्से में भी मैंने बताया था, 7th हाउस को निगेट करने का काम कौन करता है? 6th हाउस। तो जब सन का ट्रांजिट 6th हाउस में हो तो वो टाइम पर हम वो चीज नहीं करें तो बेटर है। वैसे ही प्रॉपर्टी का पोजीशन का बात हुआ तो यहाँ नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि आप सेकेंड हाउस बुरा नहीं है, अच्छा ही है, तो आप उनको कह सकते हो कि 15 नवंबर तक आप कर सकते हो। अब वापस क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि 15 नवंबर तक तो कब, किस दिन पे आएगा? पहले हमने किसको देखा? मंथ को। अब हम किसको देखेंगे? डे को। बात समझ में आ रही है? 15th ऑफ अक्टूबर से 15th ऑफ नवंबर सन कहां ट्रांजिट कर रहा है? लिब्रा। और लिब्रा यहां पर कौन से हाउस में पड़ रही है? हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 2। अब यहां पर आके ये सवाल आ सकता है कि किस दिन, तो आप किसको देखेंगे? अब किसको देखेंगे? सन तो हो गया, अब किसका ट्रांजिट देखेंगे? मून। वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलो मून को देखते हैं। सब बोल रहे हैं पर माइक ऑन करके बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा। ठीक है, चलो ट्रांजिट देखते हैं मून का। मुझे बताओ कौन से हाउस में मून रहेगा तो अच्छा है? ऑब्वियसली इसमें, सेजिटेरियस में, 4th हाउस। फिर ये भी चलेगा, 5th हाउस, 6 भी चलेगा, बुरा नहीं है। 7 8 में तो कभी नहीं करना चाहिए, 8 में नेवर। 9th ठीक है, भाग्य भाव ना अच्छा है। 10th में मत करिएगा। 11th एंड 12th तो गुड, 12th मत करिएगा, बट अगेन नुकसान हो जाता है। 11 तो 4 2 4 6 5 6 9 11। अगर आप कहोगे कि सर आपका फेवरेट कौन सा, तो 4th 5th 9th एंड 11th। अब राशि पकड़ लो, राशि कौन सी है? कौन सी राशि है देखो? सेजिटेरियस, मतलब मून शुड बी इन सेजिटेरियस। स्कॉर्पियो, टॉरस, कर्का। चलो देखे कि नवंबर की 15 तारीख तक मून कहां पर है। कौन सा बोला था हमने? सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड कर्का। चलो देखो आज कौन सी तारीख है? 29th। आज मून किसमें है देखो? SC मतलब स्कॉर्पियो। कल और परसों मून किसमें रहेगा? सजिटेरियस में। सजेशन दे दो, क्या सजेशन दोगे आप?
कि आप चाहे तो कल या परसों या परसों। पोजीशन ले सकते हो। अब वो कहेगे कि बहुत जल्दी हो गई है ना, तो अभी आगे देखते हैं, चलो ठीक है। बोलेगे कि नहीं जल्दी हो गई, नवंबर में देखते हैं। ठीक है, नवंबर में कौन सा और पकड़ा था, कैप्रिकॉन पकड़ा था। देखो 1 और 2 नवंबर आया, 1 2 नवंबर। तो भी क्या कहेगे, क्या कहेगे वो, जल्दी है। तो ठीक है कोई बात नहीं। और कौन सी राशि पकड़ी थी आपने? कैंसर था या कर्का। या 15 और 16। 15 और 16। पर देखो लास्ट दिन है वो, देखो यहाँ पर आप 15 16 आप कर्का की बात कर रहे हो ना। सेम टाइम सन को देख लो, सन भी लिब्रा में है। 17 से सन स्कॉर्पियो में चला जाएगा। तो ये लास्ट मोमेंट है, उनको कहना है कि भैया 15 और 16 इसमें से अगर आपको, ये रहा 15 एंड 16, इसमें से अगर आपको कोई डेट अगर जमती है तो आप पोजीशन ले लो। ये हो गया ट्रांजिट। बट किसकी ट्रांजिट की बात कर रहा हूं मैं? ल्यूमिनरीज। ल्यूमिनरीज मतलब व्हाट? सन एंड मून, तीसरा नहीं। और इट तीसरा नहीं। ये गुरुजी वो कितने बजे तो फिर? उसके लिए लगन देखनी पड़ेगी, पर उसको मैं बाद में कराऊंगा। अगर अभी मैं कराने जाऊंगा तो आप लोग फिर सॉफ्टवेयर चलाना ही नहीं समझ पाएंगे। लगन देखनी पड़ेगी। जैसे सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ फिलहाल लगन कौन सी है। अभी क्या चल रही है? एरिस। सॉरी, ये एक्चुअली में खेड़ ब्रह्मा की है, तो मुझे इसको गांधीनगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चल रही है एरिस, मतलब अभी 1 नंबर वाली लगन चल रही है। और 1 नंबर उसकी कुंडली में कहाँ था, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वो 2 घंटा, उसमें भी फिर हम नक्षत्र, और उसमें भी फिर आप उप नक्षत्र पकड़ के हम, जैसे स्टेटस देखा था मेरा, तो उसमें दिवाली के लिए क्या लिखा था मैंने? आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग। 6:30 to 7:30। और कभी कभार थोड़ा लेट भी था, शायद 7 to 7:30 भी था। क्यों कहा ये? जब आप किसी को पूछेंगे तो कहेंगे नहीं 3 बजे से मुहूर्त कंटिन्यूस है, वो चौघड़िया देख लिया। बट अपार्ट फ्रॉम चौघड़िया वी हैव टू कंसीडर ऑल दिस थिंग्स। ल्यूमिनरीज को देखो, ठीक है, आप लगन को देखो। हम आगे एक पॉइंट को देखेंगे, जो पॉइंट हमारा बहुत लकी पॉइंट होता है। तो उस पॉइंट को देखो आप, फॉर्चूना पॉइंट जिसको मैं कहता हूँ। तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सा वक्त, कौन सा समय, कौन सा मिनट, कौन सा घंटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और मैं वापस यहाँ पर आता हूँ कमल के ऊपर। दशा किसकी चल रही थी? इसकी दशा चल रही थी मरकरी, भुक्ति चल रही थी मार्स। और जरा देखिए उस दिन मरकरी और मार्स कहाँ ट्रांजिट कर रहे थे, वो देखना पड़ेगा। मरकरी मार्स एज वेल एज सैटर्न। मरकरी, मार्स और सैटर्न, ये तीनों का ट्रांजिट देखना है। तो यहाँ आए हम, ठीक है। मैं 2016 पे ले चलूँ आपको। 21, 20, 19, 18, 17, 16, ठीक है। और नवंबर, दिसंबर। मरकरी 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 कहाँ था? देखो सेजिटेरियस में, लिख के रखो। मरकरी कहाँ था? सेजिटेरियस में, ठीक है। मार्स कहाँ था? एक्वेरियस। मार्स कहाँ था? एक्वेरियस, ठीक है। सैटर्न कहाँ था? स्कॉर्पियो। सैटर्न कहाँ था? स्कॉर्पियो, ठीक है। अब यहां पर आइए, सैटर्न का ट्रांजिट देखना नहीं है, सिर्फ हमें 2 दशा और भुक्ति का ट्रांजिट देखना है, ठीक है।
दशा लॉर्ड मरकरी का ट्रांजिट कहाँ चल रहा था? सेजिटेरियस में। देखो 4th हाउस को हवा दी उसने। और मार्स का ट्रांजिट कहाँ चल रहा था? एरिस में। एक्वेरियस में। एक्वेरियस में था, एरिस में था? एक्वेरियस में था। एक्वेरियस में था, 6th हाउस में। लोन 2016। मार्स इज इन एक्वेरियस, करेक्ट। और सन कहाँ था? देखो सन सेजिटेरियस में था। स्कॉर्पियो में था वो। पर हाँ, दिसंबर एंडिंग में 21 तारीख के आसपास, 21 ऑफ दिसंबर। तो देखो यहाँ पर वो सेजिटेरियस में था सन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो सन एंड मरकरी बोथ वर इन 4th हाउस। मार्स इज इन 6th हाउस। भाई मार्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्स ने उसको क्या दिलाई? लोन। गॉट इट। तो ये ट्रांजिट कुछ इस तरह से काम आता है। अब आप मुझे कहिए, क्या मैं यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट कंसिडर करूं? राहु का, केतु, विनस, सन मून का कर सकते हैं क्योंकि ल्यूमिनरीज हमें वाइब्रेशन देता है कि उस वक्त किस हाउस में रोशनी होगी तो उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सन, मून, मरकरी और मार्स। सन, मून, मरकरी और मार्स। मरकरी और मार्स को क्यों लिया यहाँ पर? क्योंकि दशा और मरकरी की भुक्ति दशा और भुक्ति चल रही है। उनकी चल रही है। क्यों मैंने सैटर्न को तो देखना नहीं है बिकॉज वो अंतरा में था। क्यों मैंने जुपिटर को नहीं लिया? दशा भुक्ति में नहीं था। राहु केतु दशा भुक्ति में नहीं था। तो जो दशा भुक्ति में नहीं है उसे कंसीडर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो दशा भुक्ति में है उनके ट्रांजिट को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे जुपिटर का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ना इस पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो दशा भुक्ति में ही नहीं है, वो रूलिंग में ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रूलिंग में है नहीं तो फिर उसका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट नाउ गुजरात में हूँ तो यहाँ आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है, वो अलग चीज है, पर रूलिंग में नहीं है तो वो एक अलग चीज है। तो कितना भी रोमिंग ट्रांजिट करे यहाँ वहां, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांजिट उसी का देखना है जिसकी दशा और जिसकी भुक्ति चल रही है। ठीक है, अभी से एक एग्जांपल, सपोज अगर ये व्यक्ति यहाँ रहता है और करंट लगन अभी कौन सी चल रही है? एरिस की। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि सर इसका 8th हाउस का लगन चल रहा है 2 घंटे से, तो अभी उसका मन बेचैन होगा थोड़ा सा। दिन में जैसा लगन चलता है वैसा आपका वो 2 घंटा वैसा रहता है। 24 घंटा इक्वल नहीं होता है। कभी कभार होता है सुबह अलग हो गया, शाम को दिन अलग हो गया, तो वो देखना बहुत जरूरी है। और कभी कभार पूरा का पूरा दिन खराब जाता है बिकॉज ऑफ द मून ट्रांजिट। एक बात बताता हूं, जिस दिन मून 8th हाउस में ट्रांजिट करता है उस दिन हमारा, हम जैसे बिकॉज वी आर दी हीलर्स, हमारा इंट्यूटिव स्टेट काफी डीप चला जाता है, काफी डीप। क्योंकि 8th हाउस आपको पता ही है गूढ़ विज्ञान, और ये बात को भी समझना जरूरी है। पर क्या आपने यहाँ पर निचोड़ निकाला? आपने निचोड़ ये निकाला कि हम ट्रांजिट उसी का देखेंगे जिसकी दशा और भुक्ति चल रही हो, उसका ट्रांजिट नहीं देखेंगे जिसकी दशा भुक्ति नहीं चल रही हो। एक एग्जांपल और देखते हैं, चलो ठीक है। गिरीश जी को देखते हैं। गिरीश जी है क्या नहीं पता नहीं मुझे, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग है इसलिए पता नहीं है। ठीक है, गिरीश जी की दशा क्या चल रही है? गिरीश जी की दशा चल रही है जुपिटर की। कौन से पीटर की? जुपिटर की। जुपिटर की दशा में गिरीश जी की भुक्ति चल रही है राहु की। ठीक है, जुपिटर दशा और राहु भुक्ति। तो अगर हम ये दोनों की बात करें तो फिलहाल उनका राहु और जुपिटर के सिग्निफिकेशन तो देखने ही देखने हैं, पर आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि इनका ये हाउस नंबर 5th और हाउस नंबर 6 भी एक्टिवेट है। मतलब वो चाहे तो वो लोन ले भी सकते हैं और एट द सेम टाइम उनको लोन लेने में दिक्कत भी हो रही है।
तो ये दोनों शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ रिकवरी की बात हो, या किसी को उधार दिया है, 7th हाउस किसी को उधार देना, 6th हाउस रिकवरी आना, 5th हाउस उस रिकवरी को डिनाई करना। तो ये भी हो रहा है कि अगर किसी शेतकरी को उन्होंने कुछ दिया रहेगा तो वहां से कुछ पैसा आ भी रहा है, कुछ पैसा नहीं भी आ रहा है। ये दोनों ट्रांजिट, ये दोनों को ही क्यों देखा हमने, क्यों सैटर्न को कंसिडर नहीं किया? आप कहोगे 7.5 होने के बावजूद भी, क्योंकि उसकी दशा भुक्ति नहीं चल रही है। अनदर एग्जाम्पल, सूर्य लिब्रा में है, सन लिब्रा में है ना, अभी आया ना, सन इज इन लिब्रा। अभी देखा ना हमने थोड़ी देर पहले। यार आप लोग क्या कर रहे हो, सो जाते हो क्या? ये रहा देखो, LI लिब्रा, ठीक है। अगले महीने नवंबर में भी देखो कब तक लिब्रा में है, लिब्रा में ये है 16 तारीख तक, है ना। सन इज इन, सन विल बी इन लिब्रा, और लिब्रा देखो उनके कौन से हाउस में पड़ रही है, 12th हाउस में। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, ट्रैवलिंग उनकी लिखी हुई है यहाँ तक आने की। और तो ये भी, ये सन ट्रांजिट ल्यूमिनरीज है ना, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हर साल वहां पर सूर्य आएगा तो हो जाएगा, नहीं, कोशिश करेंगे तो ट्रैवलिंग जो है वो थोड़ी सी ल्यूसिड हो जाएगी। अनदर एग्जांपल, चलो नवंबर 3 तारीख देखे, 3 तारीख को मून कहाँ पर है, एक्वेरियस में है। देखो एक्वेरियस में है यहाँ पर, हाँ जी, 3 तारीख को एक्वेरियस, एक्वेरियस कैप्रिकॉन, सॉरी वो 2 तारीख को ट्रैवलिंग शुरू करेंगे। आप कौन सी तारीख को ट्रैवलिंग करेंगे? 2 तारीख को ना गिरीश जी? जी सर 2 तारीख। ओके, तो 2 तारीख को देखना है। 2 तारीख को मून इज इन कैप्रिकॉन। मून कहाँ पर है? कैप्रिकॉन में है। तो देखिए यहाँ पर कैप्रिकॉन मतलब देखो ये रहा, 3rd हाउस आया ना, ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम होम। अरे भैया, सन इज इन 12th हाउस, मून इज इन 3rd हाउस। 12th हाउस और 3rd हाउस, 9th हाउस, ये सब ट्रैवलिंग वावलिंग याद करो, अवे फ्रॉम होम। 12th हाउस नई जमीन पर जाना, फॉरेन लैंड पे जाना। तो अब सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करिए। शायद सपोज मैं एक एग्जांपल दूं कि शायद इनका आना ना हो, पर इन्होंने चूंकि इस समय में कोशिश की, इसलिए ल्यूमिनरीज ने इनका काम आसान किया। समझे कि नहीं? ये ट्रांजिट को देखना जरूरी है, बट यही अत्र तत्र सर्वत्र नहीं है। फिर आप ये देख के बोलने की कोशिश मत करिएगा, ये देखा और बाद में बोला देखो अभी ये होगा वो होगा, नहीं, क्योंकि उनका जुपिटर 3rd हाउस में बैठा है और जुपिटर ये ट्रैवलिंग वाला हाउसेस अभी बता रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, पॉइंट समझे आप? यहाँ तक क्लियर है? पक्का श्योर? जी सर। आज की जो क्लास हुई है उसको आपको अप्लाई करना है, एक एक चीज को फिर से वीडियो देख करके अलग 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 करना है, लिखना है, हर पॉइंट को लिखना है, क्या मैंने बोला है, किस चीज को मैंने बोला है, क्यों बोला था, उसको मेंशन करिए अपनी बुक में, अपनी किताब में, और फिर आप किसी और चीज के ऊपर ट्राई करिए, और किसी और चीज के ऊपर ट्राई करिए। क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने प्रॉपर्टी एक्वायर को देखा है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल होगी या नहीं होगी। हम जैसे मैं यहाँ पर कहूँगा कि मदर का देखना है तो आप प्रश्न कुंडली देखिए और देखिए उनकी कुंडली में क्यों टेनेंट नहीं लग रहा है। 6 कस्पल सबलोड देखिए, टेनेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और तो ये सारे चीजों को आप कंसीडर करिए, कोशिश करिए, या आप उनकी कुंडली देखिए और उसमें क्या 6-9 आ रहा है या 5-8 आ रहा है। हम रेमेडीज कर सकते हैं 6-9 का, जो वो स्टोन रहेगा तो हम स्टोन का हम उनको रेमेडी दे सकते हैं, बट कोशिश करिए पहले ये चीज को समझने के लिए कि ये ऐसा क्यों है और क्यों अभी उनकी लाइफ में फिलहाल ये चीज हो रही है। मैं कहूंगा कि ये बात ये हो गई, मैंने एक बात क्या बताई थी, पोजीशन। देखिए पुराने जमाने में क्या कोई प्रॉपर्टी कोई नाम पर रखने का कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह होता था? नहीं, पोजीशन होता था। जिसके हाथ में पोजीशन, वो उसको भोग रहा है। मतलब मैं अभी ये कहूंगा कि आपको आपके ब्रदर से देखना पड़ेगा,
आपके ब्रदर को देखना पड़ेगा, उसकी कुंडली से देखना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ वो भोग रहे हैं या उनके पोजीशन में है वो चीज। किसके पोजीशन में? ब्रदर के। तो उनको लेकर के उनसे क्वेश्चन करके आप ये कर सकते हो। प्रश्न कुंडली का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे इसको देखा जाता है। क्योंकि सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि हमेशा प्रश्न कुंडली देखनी चाहिए सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? पक्का? श्योर? हैव एनी डाउट्स? एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन था क्योंकि मेरे पास आया था, पूछूं? बिल्कुल, अभी उसको मैं बॉक्स में डाल दूंगा, टेंशन ना लीजिए। हाँ नहीं, मतलब अभी मेरे पास मेरे नेबर हैं तो वो पूछ रहे थे कि अभी जैसे मैं सीख रही हूँ तो वो पूछ रहे थे कि आने वाली कोई भी मतलब जैसे कोई भी ईयर होती है स्पेसिफिकली किसी प्लैनेट से मतलब वो प्लैनेट। आप एक बात नोट करिए, न्यूमरोलॉजी अगर आपने भी यहाँ वहां से कहीं से सीखी होगी, कितना छोटा है, और एस्ट्रोलॉजी देखिए कितना वास्ट है। एस्ट्रोलॉजी कितना वास्ट है, कितना सटीक और कितना सटल सूक्ष्म लेवल पे काम करता है। तो न्यूमरोलॉजी तो मैंने इसमें एस्ट्रोलॉजी में भी, जैसे वास्तु को एस्ट्रोलॉजी में डाला है तो न्यूमरोलॉजी को भी डाला है, बट कहना ये कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये फिर क्या है, जिस जनरल बात हो जाती है ना, जैसे अभी आने वाला साल किसका है? केतु का है। क्यों? 2023, 2 + 2 4 + 3 7 हो गया। चलो केतु वाला तो क्या, केतु वाला है तो क्या। जैसे 2020 को क्या बोला उन्होंने? राहु का साल है। ठीक है, अब राहु का साल है तो वायरस आ गया। कोइंसिडेंस देखिए, 2002 में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी, वायरस वाली नहीं, दंगे हुए थे, राहु वाला। 2002 अगेन 4 आया, बट ये कोइंसिडेंसेस है। हर बार 4 आने से कुछ नहीं होता है। 2002 से लेकर के 2020 के बीच में 4 आया होगा, और समवेयर इन 2011 2011, तो क्या 2011 में क्या वायरस आया था? माइट भी आया भी हो, तबाही तो वो टाइम पर भी तो बननी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने एक चीज और बोली कि एक पिछले साल जब जिस समय कोविड आया हुआ था उस टाइम पे 4 ग्रहण लगे हुए थे, तो जिस वजह से कोविड आने का मतलब जैसे उनके पुरोहित ने बताया कि कोविड आना वो कंफर्म था कि ऐसी कुछ चीजें आएंगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अभी जैसे इस साल में 2 मतलब बैक टू बैक ग्रहण है जो कि अच्छा नहीं बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ग्रहण के लिए तो मैं आज भी कहता हूँ कि इट्स एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, और इसको देख के देखिए, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी जो आपने बोला है, चलो बढ़िया है, हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सॉरी, कहते हैं कि 2019 में कोविड मारा जाएगा। पहले तो उसको कोविड कहना ही बंद करो। कोविड मतलब जो ज्ञानी होता है उसको कोविड कहते हैं, ठीक है, तो कोविड कहना बंद करो। बेचारा कोविड नाम बेचारा परेशान हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये परिस्थिति थी। नहीं, ये नहीं कहना है, नहीं, परिस्थिति कुछ ये थी। आप ये कुंडली को मत देखिए, राशि में कौन कौन है। राहु इज इन जेमिनाई, ठीक है, केतु, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, सन सबके सब सेजिटेरियस में थे। ठीक है, मार्स इज इन स्कॉर्पियो। अब यहाँ ये सभी चीजों में राहु जो था ना, जो जेमिनाई में था, और राहु का जो स्टार लॉर्ड था वो राहु ही था। राहु जो जेमिनाई में था उसको देख करके, राहु उचका मानते हैं कुछ लोग, उसको देख करके लोगों ने ये बोलना शुरू किया था कि लाइक राहु जेमिनाई में है, तो राहु तो हर 18 साल में जेमिनाई में आता है। केतु जो है वो सेजिटेरियस में है, तो केतु भी, राहु केतु साइमल्टेनियस साथ में ही चलते हैं 90 डिग्री में, आपको पता ही है। तो ऐसी कोई भी चीज 180 डिग्री में, सॉरी, ऐसी कोई भी चीज नहीं मायने रखती है। बट होता क्या है कि कोई इवेंट जो है ना वो बनती है, पनपती है अकॉर्डिंग टू द दशाभुक्ति अंतरा ऑफ एवरी नेशंस। हर नेशन की दशाभुक्ति अंतरा के मुताबिक बनती है। अब यहाँ राहु जेमिनाई में था, तो जेमिनाई में तो हर 18 साल में आता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वही वायरस ही आवे। बेसिकली चाइना में इसको हर 18 इयर्स के बाद जो आता है उसको बोलते हैं रैट ईयर करके कुछ बोलते हैं वहां पे, तो उस पे ही ये सारी चीजें होती है। उन लोग का कहना ये है कि राहु केतु को वो ड्रैगन मानते हैं, ड्रैगन हेड ड्रैगन टेल, जो 18 साल के बाद आता है। बट ऐसी कोई चीज यहाँ पर थी नहीं। देखिए होता है कभी कोई चीज अगर इतनी पावरफुली कोई चीज आ जाती है, हाँ
अंदाजा लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो सैटर्न, केतु, जुपिटर, मरकरी और सन मरकरी को तो साइड में रखते, बट जुपिटर, सैटर्न, केतु, और मैं अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको 2020 कर लेता हूँ, 2021 करता हूँ, बिकॉज 19 को तो बहुत ये हो जाएगा। 2021 और 2021 2021 की बात करें तो राहु इज इन, क्योंकि डेडलिएस्ट तो ये 2021 में था, तो राहु इज इन टोरस और केतु इज इन स्कॉर्पियो। तो ये सिचुएशन वो टाइम पर थी, बट ये टाइम पर कोई भी ऐसी चीज नहीं दिख रही थी। शनि भी बहुत बढ़िया था, सूर्य भी उचका था जब ये डेडलिएस्ट हुआ था अप्रैल मंथ में, तो ऐसी कोई भी चीज थी नहीं। बट क्या होता है, कुछ चीज ऐसी होती है जो कुदरत चाहता है तो वो हो जाता है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं आपको खामखा किसी अंधविश्वास या अंधश्रद्धा में डरा नहीं सकता हूँ। एक बात तो ये भी था कि उस टाइम पर ना रिंग बना था सोलर इक्लिप्स में, बेंगल रिंग होता है ना, फायर रिंग बना था, बहुत बड़ा सोलर इक्लिप्स हुआ था, तो लोग कहते कि उसके वजह से भी वायरस आया था। तो ये सब की कहानी है, सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं। हमने बस वो टॉपिक जो टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं उसको कहते हैं मैदिनी ज्योतिषी, वो चीज़ बहुत अलग हो जाती है। उसमें हमने देश विदेश की जितने भी कंट्रीज है, सबकी स्टेट की, सबकी खुद की कुंडलियाँ होती है और उस कुंडलियों का अध्ययन करना होता है। वी विल सी लेटर ऑन, हम उसके बारे में भी देखेंगे। क्लास होगी तो सुबह 11-12 बजे तक मैसेज आ जाएगा, क्लास नहीं होगी तो मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। तब तक आपका वर्क ये है कि जो भी 40 लेक्चर्स हुए हैं उसको बीच बीच में देखते रहो, पीछे के कुछ लेक्चर्स देखो जो हो चुके हैं, ठीक है।